दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं फास्ट रिपोर्टिंग। मैं हूं आपका प्यारा साथी प्रांजल पांडे। बेहद गंभीर मुद्दे के साथ आज मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूं और ये मुद्दा इतना गंभीर है कि इसको आपको संज्ञान में लेना बेहद जरूरी था, इसलिए मुझे आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट करनी पड़ी। अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को कुछ क्षणों के लिए रोक दीजिए, क्योंकि जो बातें आगे आने वाले इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेहद ज़रूरी हैं। और ये वीडियो का जो उद्देश्य है ये आपको आगाह करने का है आगे आने वाले खतरे से। मैं बातों को बिना घुमाए सीधे मुद्दे पर आता हूं, तो मैं सीधे बात करूं कि आज मैं बात करने वाला हूं जिस टॉपिक पर, वो है कोरोना वायरस का आगे आने वाला एक बहुत बड़ा खतरा। आप कहेंगे कोरोना वायरस की न्यूज़ मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं बीते 2 सालों से लगातार कोविड-19 की न्यूज़ सुन सुनकर मैं परेशान हो चुका हूं। लेकिन दोस्तों हमारा काम आपको आगाह करना रहता है कि अगर आगे आने वाला कोई खतरा है उसे आपको पहले ही बता देना। क्योंकि दोस्तों अभी हाल फिलहाल में 1 सप्ताह से कुछ ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जो आगे आने वाले दिनों में अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं, और भारत को भी इसमें काफ़ी चिंता की बात है। भारत को भी इसमें चिंता करने की ज़रूरत है। तो बिना बातों को घुमाए सीधे मुद्दे पर आते हैं अगर, तो आज मैं बात करूंगा कोरोना के एक नए वेरिएंट की, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। 24 नवंबर को ये दक्षिण अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया केस इसका पहला। तो यानी कि अगर हम माने तो 1 सप्ताह तक अभी हुआ है इसको डिटेक्ट किए हुए। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितने समय पहले से और वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि ये तो केवल अभी स्टडी में आया है कि 24 नवंबर को जब जब लैब में भेजा गया इसको जीनोम सिक्वेंसी के लिए, तो उसमें पता चला कि ये हमारा म्यूटेशन वायरस जो है ये दूसरा रूप ले चुका है कोविड-19 का। और तब आनन फानन में WHO ने इसका नामकरण करते हुए इसे ओमिक्रॉन नाम दिया, और इस वेरिएंट को B1.1529 नाम दिया गया। हालांकि दोस्तों अब ये खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ सामने आ रहा है, और ये अब दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं रह चुका है, बल्कि ये आसपास के क्षेत्र जैसे बोत्सवाना और बेल्जियम, हांगकांग और इजराइल तक पहुंच चुका है। अगर मैं बात करूं कि बोत्सवाना में इसके केस लगभग 8 से 9 मिले हैं, जबकि बेल्जियम में भी इसके केस आए हैं, और हांगकांग और इजराइल समेत कई जगह इसके केस देखे गए हैं। हालांकि अभी एक हमारे लिए राहत की बात, यानी इंडिया के लिए राहत की बात यह है कि अभी मौजूदा समय में इंडिया में इसके एक भी केस नहीं है। हालांकि मैं इसके लिए कोई ठोस बात नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ कई सारे देशों के लिए जो फ्लाइट हैं उनका इतना फ्री हो गया है वो मतलब मेरे कहने का मतलब कि यात्री एक जगह से दूसरी जगह इतनी आसानी से फ्रीडम से चल सकते हैं कि दोस्तों ये कब आ गया हो और कब इसको डिटेक्ट किया जाए इसका कहना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों बेहद सावधानी की ज़रूरत हम लोगों के सामने आ गई है। और अब मैं बात करूंगा कि क्यों इतना गंभीर है, क्यों मैं जब इंडिया में इसके एक भी केस नहीं आए हैं तब मैं इस इशू को क्यों उठा रहा हूँ। दोस्तों इसलिए ये गंभीर है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि WHO ने इसे आनन फानन में वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब होता है कि अभी तक के जितने कोविड-19 के वायरस हैं उसमें से ये सबसे तेज़ी से म्यूटेशन करता है। दोस्तों एक वैज्ञानिक ने कहा है कि इसके 30 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, यानी कि वैज्ञानिक का कहना था कि मैंने म्यूटेशन इतने देखे ही नहीं अपने कभी जीवन में। 30 से अधिक म्यूटेशन इसके हो गए हैं, बेहद खतरनाक है। WHO अब यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि इसकी खबर सुनते ही, जैसे ही भारत में इस पर कल मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की अगुवाई में, और इस खबर को सुनते ही शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। तो समझ सकते हैं कि आगामी खतरा कितना बड़ा है। अगर भविष्य में लॉकडाउन की स्थिति आती है तो बेहद जरूरी है कि सरकार को अभी से ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ रिपेयरिंग का काम चलता है इंडिया में। जब घटना हो जाती है तो उसको रिपेयर किया जाता है। अगर पहले से अगर हम कोई प्रोटोकॉल और तैयारी अपनी करके रखें तो आगे आने वाली घटना को कम किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोरोना आता है और जैसे मजदूरों के लिए पॉलिसी अभी से बन जानी चाहिए कोई दोस्तों, तो मेरा भारत सरकार से भी आग्रह है कि इस पर जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। और मैं ये कह सकता हूं कि भारत सरकार इसमें एक्टिव दिख रही है, और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। राज्य सरकारों को अपने हिसाब से फैसले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 18 साल के नीचे बच्चों की वैक्सीनेशन का काम शुरू ही नहीं हुआ है। और अगर मैं बात करूँ कि
अगर 18 साल के ऊपर वाले बच्चों की मैं बात करूं तो उनमें से अभी कई ऐसे लोग हैं, अधिकतर ऐसे लोग हैं, लगभग 47% तक ऐसी पर्सन होंगे, ऐसे बहुत कम लोग हैं अभी जिनको डबल डोजेस लग चुकी हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि अभी 50% भी हमारी जो पॉपुलेशन है उसको डबल डोजेज मिल चुके हैं। अभी अगर डबल डोजेस के 2 से ढाई साल के बीच में बूस्टर डोज देना होता है, तो अभी जब हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का ही काम नहीं पूरा हुआ तो बूस्टर डोज की तो बात बहुत ज़रूरी है। खैर, ये वायरस की इस विनाशकारी लीला को समझने के लिए और थोड़ा बताते हैं आपको कि ये वायरस जो कि म्यूटेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, अगर ये भारत में आ गया तो क्या हो सकता है। दोस्तों यकीन मानिए आप, अगर ये भारत में आ गया तो भारत में तबाही दूसरी लहर से कम नहीं मचेगी। दोस्तों मुझे बार बार ख़राब लग रहा है ये कहने में कि तबाही वर्ड, और क्योंकि ये तबाही वर्ड दूसरी लहर में अमूमन हर लोगों ने देखी, हर व्यक्ति ने देखी। ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसके यहाँ कोविड का मरीज ना हो या उसको सीरियस इंजरीज ना हुई, सीरियस प्रॉब्लम्स ना हुई हो। दोस्तों सेकेंड वेव में भारत रो पड़ा था। तो मैं आग्रह करता हूँ भारत सरकार और आप लोगों से कि सहयोग कीजिए सरकार का। अब एक इशू और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए उस इशू को। वो इशू ये है कि आप लोग अपनी फिजूल के खर्चे बंद कर दीजिए। आगामी खतरे को देखते हुए ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने फिजूली खर्चे बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर भविष्य में अगर लॉकडाउन लगता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों दो लॉकडाउन हम लोग फेस कर चुके हैं, और अगर ये लॉकडाउन इस बार लगता है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इसलिए जो ये शादियां हो रही लगातार, जो बेफजूली के खर्चे हो रहे हैं, हालांकि मैं इसमें शादियों को ये नहीं कह सकता बेफजूली के खर्चे, लेकिन एक लिमिटेड शादी भी एक हो सकती है। लेकिन हम लोग ये जो खर्चे कर रहे हैं इनको कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे आने वाले समय को देख कर चलना चाहिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमने एनालिसिस किया है। कई सारे जो अर्थशास्त्री हैं हमारे, वो कह रहे हैं ये बात कि हमें अपने खर्चों को रोक देना चाहिए कुछ दिनों के लिए, आगे आने वाले समय के लिए। भाई बटुआ आपका रहेगा, घर आपका रहेगा, पैसा आपका रहेगा, जब मन हो तब खर्च कर दिए उसको, आप कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि जितना कम हो सके उतना कम खर्चे करिए, क्योंकि आगे आने वाला समय कहाँ लाकर खड़ा कर दे इसकी कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों हमें। और भारत सरकार इस पर लगातार एक्शन ले रही है। अभी हो सकता है आने वाले समय में हमें देखने को मिले कुछ दिनों में कि जहाँ पे इसके केस हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका से, हो सकता है भारत भी अपनी फ़्लाइटें बंद कर दे, क्योंकि कई देशों ने अपनी फ़्लाइटें बंद कर दी। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आज ही खबर आई कि पाकिस्तान ने अपनी फ़्लाइट बंद कर दी। इसके बाद आपके अमेरिका ने भी कहा है कि इसे बेहद गंभीरता से लेने का विषय है, क्योंकि दोस्तों दो बार के भुक्तभोगी हम लोग बैठे हैं, और अब हो सकता है कि इस पर तत्कालीन तौर पर कुछ कड़े एक्शन लिए जाएं। सरकार इसकी गंभीरता को समझती है, लेकिन एक बात जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये कि अभी चुनाव होने हैं, अभी रैलियां होंगी, तो ये खतरे को और बढ़ावा देती हैं। ये रैलियां और चुनावी बिगुल जो है हमने पश्चिम बंगाल में देखा था, ये खतरे को और बढ़ावा देती हैं। तो इसलिए सजग रहिए, सावधान रहिए और प्रिकॉशंस लेते रहिए। मत भूलिए कि कोरोना चला गया है, मत भूलिए कि हम अपनी पूर्व स्थिति पर लौट आए हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिए, सेकेंड वेव अभी भी नहीं गई है। 10,000 से केस प्रतिदिन निकल रहे हैं, 200 से ज़्यादा लोगों की प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। तो अभी तो सेकेंड वेव ही नहीं गई है, थर्ड वेव आने की कगार पर हम लोग आ चुके हैं, और सेकेंड वेव अभी नहीं गई है। इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना अगर नए हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों, साथियों से और परिवारजनों तक पहुंचाना इस खबर को कि कोविड-19 के विषय में वो प्रिकॉशंस लेते रहें। और मास्क का जो पहनना भूल चुके थे लोग अधिकतर, मैं भी भूल चुका हूँ, और उसको फिर से अपने रूटीन जीवन पर लाइए। धन्यवाद।